हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 46। सिद्धांत मुंह फुलाए बाहर देख रहा था। अंशिका को उसका इस तरह रूठना और भी अच्छा लग रहा था। बार बार उसे देखती और अपने होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाई अपनी विंडो से बाहर देखने लगती। बारात पहुंचने के करीब सबको उतार दिया गया कि कुछ दूर पैदल चलकर जाएं। अंशिका अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर निकली। बाकी औरतें भी एक जगह जमा हो गई। सब साथ ही चलने लगे। रानी माँ उनके बीचों बीच थी और अंशिका उनके बगल में चल रही थी। विक्रांत को दोबारा जबरदस्ती घोड़ी पर बिठाया गया। डरकर विक्रांत बैठा रहा, चुपचाप कहीं घोड़ी न बिदक जाए और बेइज्जती हो जाए उसकी। सिद्धांत पीछे था। वो बारातियों और बाकी रिश्तेदारों को लेकर चल रहा था, पर दिलता के आगे अंशिका के साथ चलने को हुमक रहा था, भले ही वे कुछ देर पहले चिढ़ा हुआ था उससे। रानी माँ ने सिद्धांत को अपने बुलाया लिया। वो तेजी से उनके पास आया। मैंने वर्मा जी से कहा था कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो बस बैंड वाले ही हैं, ना कोई प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा। जाकर उस वर्मा को पकड़ कर लाओ। रानी माँ के चेहरे पर सख्ती थी। सिद्धांत ने आसपास नजर दौड़ाई तो वर्मा जी पान निकलते दिखाई दिए। सिद्धांत बिना समय गवाए वर्मा जी के करीब पहुंचा और उसे खींचकर साइड में ले आया। माँ ने एक काम के लिए कहा था, वो भी नहीं कर सके। तुम पता है ना, उनकी बात पत्थर की लकीर होगी। वर्मा की तो आंखें डर कर बाहर को निकल आ रही थी। दूर नजर दौड़ाई तो रानी माँ को घूरते हुए पाया। चौधरी साहब, सच कहता हूँ कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं बाकी रखी मैंने, पर नाचने वाले लोग तो घर के ही होते हैं। सिद्धांत ने गुस्से से देखकर कॉलर पकड़ते हुए खुद के करीब करते धमकी दी। अब शुरुआत तुझसे करते हैं वर्मा, चल शुरू हो जा। वर्मा डरकर भागने की फिराक में था। चौधरी का भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। उसने हाथ जोड़े पर जलती निगाहों को वो रोनी सूरत के लिए नाचने लगा। उसके नाचने का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा है, कुछ लोग जो उसे देखकर पहले ही हंसे जा रहे थे वे भी उनका साथ देने लगे। बारात जब घर पहुंची एक समा बंद दिया। लड़कों ने अंशिका को बहुत मजा आया। रानी माँ भी संतुष्ट थी। कुछ भी हो, धूम धड़ाका जारी था। सब नाचते गाते पहुंचे। जब बड़े ही शोर से उनके स्वागत हुआ। अंशिका और बाकी घर के लोगों को भी हाथ लिया गया, पैर धुले गए और मीठा खिलाकर गले में फूलों की माला पहनाई गई। अंशिका का लगा वो कहीं राजकुमारी हो। इतना अच्छा स्वागत। उसे तो अपने देवरानी से मिलने की बेचैनी थी। जरा देखे तो सही उसके भाई विक्रांत की दुल्हन कैसी है। पर घर वाले थे कि आग पीछे जा रहे थे। विक्रांत नर्वस था, बार बार रुमाल लिए अपने चेहरे माथे और चेहरे को पोंछता। अंशिका की नज़र उस पर गई तो हंसी ही आ गई। रानी माँ और अंशिका एक साथ बैठी थी। दूर से सिद्धांत ने देखा तो होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रानी माँ बदल रही थी। वो अंशिका को धीरे धीरे सही पर कबूल कर चुकी थी। जहाँ कल तक उसे जान से मार देना चाहती थी कि कहीं इस लड़की से उसकी सत्ता कमज़ोर न हो जाए, लोग उनसे डरना न छोड़ दें। पर अब वही लड़की उनके दिल में थोड़ी ही सही पर जगह बना चुकी थी। अंशिका की नज़र भी सिद्धांत से जा टकराई, पर वो इस पर से नज़र हटाने के बजाय उसे देखता रहा। अंशिका के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसे सिद्धांत के बजाय निमेश को चेहरा याद आने लगा। बेचैन होकर उसने दूसरी ओर फेर ली। सिद्धांत उसे शर्म हयात सोचकर वहाँ से हट गया। कुछ भी हो, निमेश इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच था। उसके दिल दिमाग पर हावी होने लगा। वो अचानक इतने अरसे बाद, क्योंकि उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। पसीने से तर होते चेहरे को उसने बामुश्किल पहुंचकर अपना ध्यान शादी पर लगाने की कोशिश करी। फेरे, वरमाला और शादी की तमाम रस्मों में बुझी सी रही। रानी माँ ने तो कई बार उसे टोका भी, पर वो अपने मन को काबू करने में असमर्थ थी। सिद्धांत के माथे पर भी बल पड़ गए थे। आकर अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया इसे। उसे चिंता भी हो रही थी कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मौका पाकर वो उसके करीब ही आ गया। हो क्या गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी तुम, अब की फूलन देवी बनी रही हो। सिद्धांत ने दांत पीस कर कहा। उसका बुझा ये रूप उसे तकलीफ दे रहा था। अंशिका ने उसे घूरा। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे आप लोग, उसने बड़ी कराहत से कहा। उसने उसके गालों पर अपने हाथों से थपकी दी। प्लीज़ अपने आप को संभालो वरना रानी माँ को बुरा लगेगा। जाने कि उसने ये बात कही। अंशिका ने नम आंखों से देखा उसे। वो उसे देखता हुआ वापस चला गया। एक गहरी सांस लेकर वो वापस रानी माँ के करीब चली आई। निमेश काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आया था। उदास सा चेहरे लिए वो अपने काम में ध्यान लगाने लगा। अंशिका चेहरा तक तो उसके जहन में नहीं था इन दिनों, और ऐसी मुश्किल घड़ी में अनामिका ने उसका भरपूर साथ दिया था। उसके माँ बाप भी उसके गम के साथ ही रहे। बड़ी हुई सेव के साथ वो ऑफिस चला आया था। इस हुलिये में भी वो हैंडसम लग रहा था। ऑफिस में हुए लॉस को नज़र में देखते हुए मीटिंग का प्लान बनाने लगा। अनामिका ने फ़ोन करके उसे घर जल्दी आने को कहा था। शायद वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। निमेश मीटिंग से निपटकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते अनामिका गेट पर मिल गई। कुछ ही देर में दोनों एक हॉस्पिटल के आगे खड़े थे।
अनामिका को अंदर ले जाया गया। क्या रूटीन चेकअप हुआ उसका? डॉक्टर ने रिपोर्ट आने तक दोनों का वेट करने को कहा। मिस्टर निमेश वैसे तो अब तक सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक इनके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इनका जल्दी ऑपरेशन होना ज़रूरी है, वरना दोनों की जान को खतरा है। अगर आप दोनों रेडी हो, 1-2 दिन में हम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लें, डॉक्टर चिंता भरे लहजे में बोले। निमेश और अनामिका दोनों के चेहरों पर डर की भावना थी। खुद को संभालते हुए निमेश ने डरते हुए डॉक्टर की तरफ देखा। अभी तो 8वां मंथ पूरा नहीं हुआ डॉक्टर, कोई इशू नहीं है। निमेश, बच्चे और माँ के लिए जो सही था मैंने बता दिया, आप दोनों का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। डॉक्टर ने उन दोनों को गौर से देखा। निमेश और अनामिका दुखे दिल के साथ घर आ गए। अनामिका कमरे में आते ही रोने लगी। निमेश को समझ नहीं आया वो उसे कैसे सांत्वना दे, जबकि एक बार उसके लिए भी शॉकिंग थी। हम कल ही चलेंगे हॉस्पिटल, मैं अब और कुछ भी खोना नहीं चाहता। अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दो, वो भी साथ चले। निमेश ने एक नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 40। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।